हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री का तीसरा चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट है कि रिपीटेडली हर साल पूछा जाता है और 2027 के एग्जाम में इसके आने का चांस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर से। इसीलिए अगर आपने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी पॉइंट और कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस ना हो। हे गाइस, दिस इज नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम उर्दू वाला। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो कविता है इस कविता को किसने लिखा है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए जॉन किट्स, बी डब्ल्यू एच ऑर्डन, सी रूपर्ट ब्रूक, डी जॉन डन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी डब्ल्यू एच ऑर्डन, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस कविता को किसने लिखा है? तो डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज बोर्न इन द ईयर डॉट डॉट डॉट, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है ए 1917 में, बी 1908 1908 में, सी 1907 में, डी 1913 में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी 1907, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, डब्ल्यू एच ऑर्डन डाइड इन द ईयर। आपसे पूछा जा रहा है कि डब्ल्यू एच ऑर्डन का मृत्यु किस साल हुआ, उसका मृत्यु किस साल हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है ए 1963, बी 1953, सी 1973, डी 1965। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 1973, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन का मृत्यु 1973 में हुआ। कब हुआ? तो 1973 में हुआ, 1973 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, डब्ल्यू एच ऑर्डन वन द पुलित्जर प्राइज इन द ईयर डॉट 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 डॉट, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है, डब्ल्यू एच ऑर्डन उन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता था। कौन सा प्राइज जीता था? पुलित्जर प्राइज जीता था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डब्ल्यू एच ऑर्डन ने पुलित्जर प्राइज कब जीता था? तो ऑप्शन आपके सामने है ए 1947, बी 1958, सी 1948, डी 1946। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 1948, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज मिला था। कौन सा प्राइज? पुलित्जर प्राइज मिला था। कब मिला था? तो 1948 में मिला था, है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुलित्जर प्राइज किसको मिला था? तो डब्ल्यू एच ऑर्डन को मिला था। पुलित्जर प्राइज कब मिला था? तो 1948 में मिला था। फिर पुलित्जर प्राइज क्यों मिला था? तो उनकी एक बुक है द एज ऑफ एंजाइटी। क्या बुक है? द एज, है ना, एज ऑफ एंजाइटी। इसी किताब के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी, इसी किताब के लिए उसको पुलित्जर प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डॉट 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 पोएम, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो किस तरह की पोएम है? तो आपके सामने ऑप्शन है आ पेसिमिस्टिक, बी आ पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, सी ऑप्टिमिस्टिक, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्टिमिस्टिक, यानी उम्मीद, है ना, सी ऑप्टिमिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डॉट डॉट डॉट, यानी ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कविता क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है अ लिरिक, एक लिरिक है, बी एन ओड या एक ओड है, सी अ सोनेट का एक सोनेट है, डी एन एलेजी, क्या है? एलेजी है। तो ऑप्शन आपके सामने ए वाला जो है अलेरिक, लिरिक, ये करेक्ट आंसर है, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये क्या है? ये कविता एक लिरिक है, इसको आप सुर और ताल के साथ गा सकते हो। ये कविता क्या है? एक लिरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलिंग लीव्स रिफर्स टू डॉट डॉट डॉट,
यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस कविता के अंदर जो लीव्स होते हैं यानी जो पत्तियां होती है वो गिर रही होती है ना, वो गिर रही होती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो पत्ती तेजी के साथ गिर रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है कविता के अंदर। तो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है ट्रीज लीव यानी पेड़ के पत्ते, नेचुरल लॉस या नेचुरल लॉस हो रहा है, एनिमल डेथ या ये जानवर मर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ डेथ यानी ह्यूमन वेस्ट, या ये जो लीव्स है जो गिर रहा है इसका ये मतलब है कि डेथ का एक प्रोसेस है और ह्यूमन ह्यूमन जो मर रहा है उसका मतलब उसका एक मीनिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट। यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में पत्ते तेजी के साथ गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस है। ये पत्ते गिरने का मतलब ये है कि डेथ का मौत का एक प्रोसेस है, और ये आदमी पहले जवान पहले बच्चा होता है, उसके बाद जवान होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है, उसके बाद वो मर जाता है और वो उस तरह से वो खत्म हो जाता है। तो वो जो लीव्स है जो गिरता है तो उसका यहाँ पे मीनिंग है प्रोसेस ऑफ डेथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रेम्स आर डॉट डॉट डॉट, द प्रेम्स आर डॉट डॉट डॉट, है ना। कविता के अंदर है कि द प्रेम्स आर गो रोलिंग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो प्रेम्स है, ये जो चरपैया गाड़ी है वो क्या करती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, स्टैंडिंग वो खड़ी है, रनिंग या वो दौड़ रही है, रोलिंग या वो घूम रही है, लेइंग या वो लेटी हुई है। यानी ये प्रेम्स जो है, ये जो चरपैया गाड़ी है वो क्या कर रही है, वो दौड़ रही है या खड़ी है या रोलिंग वो घूम रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, रोलिंग। यानी प्रेम्स जो है रोलिंग वो घूम रही है। कविता के अंदर है ना, द प्रेम्स आर रोलिंग, द प्रेम्स आर रोलिंग ऑन, यानी जो चरपैया चक्का है, चरपैया गाड़ी है वो रोलिंग ऑन वो घूम रही है, वो मतलब वो नाच रही है, वो घूम रही है। इसका करेक्ट आंसर रोलिंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डॉट डॉट डॉट, यानी इंसान का लाइफ जो है, इस सवाल में पूछा जा रहा है कि मनुष्य का जो लाइफ है, मनुष्य का जो जीवन है वो किससे अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए डेथ यानी डेथ से अच्छा नहीं है क्योंकि एक ना एक दिन मर जाना है, बी लाइफ या लाइफ से अच्छा नहीं है, सी जर्नी या जर्नी से अच्छा नहीं है, डी एक्सपीडिशन या एक्सपीडिशन से अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन लाइफ जो है उसको एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, उसे एक ना एक दिन मर जाना है। तो कवि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ यानी इंसान के जीवन को ये मतलब डेथ से बुरा मानते हैं, कि कह रहे हैं कि उससे बेहतर क्या है, डेथ है यानी मौत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए डेथ, ए डेथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द ट्रेवलर्स आर वी डॉट 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 बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। कह रहे हैं कि ये कविता के अंदर जो कहा गया है ट्रैवलर्स, वो ट्रैवलर्स का मतलब कौन लोग है, वो जो ट्रैवलर्स हैं, वो जो यात्री हैं, तो उसका मतलब कौन लोग है, कौन लोग है वो ट्रैवलर्स और कौन लोग है वो यात्री। तो ए एनिमल, क्या वो ट्रैवलर्स एनिमल है, बी ह्यूमंस, क्या वो ट्रैवलर ह्यूमन है, मनुष्य है, सी रूलर, क्या वो रूलर है, देहाती है, अर्बन, डी अर्बन, क्या वो शहरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ह्यूमन। यानी ट्रैवलर्स जो कहा गया है कविता के अंदर वो किसके बारे में कहा गया है, ह्यूमन बींग्स के बारे में कहा गया है, इंसान के बारे में कहा गया है कि इंसान जो है वो ट्रैवलर्स है, वो यात्री है और वो अपने मौत की तरफ धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विस्परिंग नेबर्स रिफर्स टू डॉट डॉट डॉट, यानी एक विस्परिंग नेबर्स है, क्या है, एक वर्ड है कविता के अंदर विस्परिंग नेबर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो विस्परिंग नेबर्स है कविता के अंदर, तो इसका मीनिंग क्या है, ये किस मीनिंग के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए नाइबर्स, विस्परिंग नाइबर्स का मतलब नाइबर्स यानी पड़ोसी होता है, बी मैसेंजर ऑफ डेथ, या इसका मीनिंग मैसेंजर ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता या मौत का दूत ये होता है, सी नेचर या नेचर होता है, डी सराउंडिंग या सराउंडिंग होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है बी, मैसेंजर ऑफ डेथ। क्या है? मैसेंजर ऑफ डेथ। यानी विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी मौत का फरिश्ता। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है। आप इसके सामने वीवीआई लगाइए, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्परिंग नेबर्स का क्या मीनिंग है। तो मैसेंजर ऑफ डेथ, क्या नाम है, क्या मीनिंग है? मैसेंजर ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर डेथ द एक्टिव हैंड्स डॉट डॉट डॉट, यानी कविता के अंदर कहा जा रहा है कि डेथ के बाद द एक्टिव हैंड्स, जो पहले हमारे हाथ एक्टिव हुआ करते थे, अब मरने के बाद वो हैंड हमारे, वो हाथ क्या हो जाते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए फ्रीज, यानी मरने के बाद हमारा जो हाथ है वो फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है। बी लेजी, या वो सुस्त पड़ जाता है। सी लॉसेस, या वो टूट जाता है, वो लॉस हो जाता है। डी वॉक्स, या मरने के बाद हमारा हाथ काम करता है। तो आपने कविता के अंदर पढ़ा है द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, यानी मरने के बाद इंसान का जो हाथ होता है वो हाथ क्या हो जाता है? वो फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है, वो एकदम ठंडा पड़ जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए फ्रीज, ए फ्रीज, है ना। पहले दोस्तों मैंने पहले इस क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है कविता का लाइन बाय लाइन। पहले उसको देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलिंग ऑफ डॉट 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 रिफर्स टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। कह रहे कि कौन सी चीज के गिरने से ये समझ में आता है कि मौत बहुत तेजी के साथ आ रही है ना। कविता के अंदर कहा गया ना कि कोई ऐसी चीज है जो गिर रही है, इसका मतलब ये है कि हम लोग मर रहे हैं और मौत हमारे पास तेजी से आ रही है। वही पूछ रहा है कि वो कौन सी चीज है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए लीव्स, यानी पत्तियों के बारे में कहा गया है कि पत्तियां तेजी से गिर रही है। बी स्नो, या स्नो के बारे में कहा गया है कि स्नो जो है वो बहुत तेजी के साथ गिर रहा है। हेलस्टॉर्म्स, या हेलस्टॉर्म्स के बारे में कहा गया है कि वो बहुत तेजी के साथ गिर रहा है। स्टोन्स, या स्टोन्स के बारे में कहा गया है। तो इसमें कविता के अंदर किसकी बात कही गई है? तो पत्ते के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए द लीव्स, ए लीव्स, यानी पत्तियां जो है वो बहुत तेजी के साथ गिर रही है, बहुत तेजी के साथ वो झड़ रहा है ना। और यही जो लीव्स है जो झड़ रहा है, ये मौत की तरफ इशारा करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द डॉट 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 बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, यानी कविता के अंदर कौन है जो चुप है? डम का मतलब क्या होता है? डम का मतलब होता है चुप हो जाना, खम हो जाना, मतलब खामोश हो जाना। कारण कि कविता के अंदर कौन ऐसी चीज है जो चुप है? टू सी द लीफलेस ट्री, और वो मतलब चुप होकर बिना पत्ते वाले दरख्तों को देखता है, पेड़ों को देखता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है। ए पीकॉक, यानी पीकॉक यानी मोर है जो चुप चुप हो गया है और वो चुपचाप पत्ते को गिरते हुए देखता है पेड़ों से। बी हेन, या मुर्गियां है जो चुप है और पत्तों को देखता है गिरते हुए पेड़ों से। सी स्पैरो, या स्पैरो है। डी नाइटिंगल, या नाइटिंगल है। तो इस कविता के अंदर नाइटिंगल के बारे में कहा गया है कि ये जो नाइटिंगल है वो चुपचाप है, वो खामोश है और पेड़ों से पत्तों को गिरते हुए देखता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी द नाइटिंगल, डी नाइटिंगल। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ये नाइटिंगल होगा। और ये जो है ना ऑप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगाइए, ये सब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। डॉट 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 वाटरफॉल कुड प्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रो दैट वे। कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा झरना है, किस कलर का झरना है जो ट्रैवलर्स को, जो यात्रियों को अंतिम यात्रा में वो शाबाशी देती है, वो दुआ देती है, वो आशीर्वाद देती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इसका। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए व्हाइट, यानी व्हाइट वाटरफॉल है, सफेद झरना है। बी रेड, या रेड वाटरफॉल है। सी येलो, येलो वाटरफॉल है। डी ग्रे, तो किस कलर का वाटरफॉल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए व्हाइट वाटरफॉल, यानी सफेद झरना। और ये जो सफेद झरना है ये ट्रैवलर्स को अंतिम यात्रा में उसको आशीर्वाद देती है, उसको एक उम्मीद देती है।